हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और आप लोग जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। जितने भी लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको कंटेंट पसंद आए, उनको वीडियो नॉलेजेबल लगे, उनके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे वीडियोस हैं इसमें आपको बायोलॉजी और साइंस के वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ मैं फूड साइंस के भी वीडियोस बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं, और वैसे भी आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो डेट्स के अनाउंसमेंट होती हैं वो थोड़ी सी लेट होती हैं, और एग्ज़ाम में तैयारी करने का टाइम बस 1-2 महीने का ही हार्डली मिल पाता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग कंटिन्यूअस तैयारी करते रहा करिए, ठीक है। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करनी है, अपनी रिदम को नहीं तोड़ना है, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है, और एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो मेरा चैप्टर है आज वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और इसके पहले मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरा चैनल है इस पर भी देख सकते हैं, और जो मैं लिंक है वो अपने FB ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, वहाँ से भी आप यूट्यूब पर आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो है वो एक पेज भी है, तो आप उस पर भी जा कर के उसको लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो बाहर निकालने का एक प्रोसेस होता है, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑयंस, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। और या तो फिर इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, या तो फिर इनका जो है क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ लाइक एक्सेस इंजेशन, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ओके, मैंने क्या क्या बताया है आपको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक जैसे सोडियम है आयन, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट एक्स्ट्रा, इन सबको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, या तो फिर जैसे कि आपका एक्सेस इंजेक्शन होता है, इसके द्वारा ये अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते रहते हैं, एकत्रित करते रहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको पूरी तरीके से या तो फिर कुछ अमाउंट में पार्शियली रिमूव होना आवश्यक होता है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ये एक्सक्रीशन कहलाती है। ओके, तो ये तो हो गई एक्सक्रीशन क्या चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसमें देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ वो है, अभी तो आपका ऑस्मो रेगुलेशन आएगा, देन उसके बाद होम्योस्टेटिस है, देन टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, वो भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन में देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये क्या होता है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि एनिमल की बॉडी में होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसमें ऑस्मोटिक और जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है बॉडी फ्लूइड्स की, वो मेंटेन की जाती है। ओके, यानी कि उसका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अगर वो ज़्यादा हो गई तो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, और अगर वो कम है तो भी हानिकारक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्टिवली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है उनके बॉडी फ्लूइड की, उनको एक्टिवली कंट्रोल नहीं करते हैं। ओके, तो ये होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है इनके बॉडी फ्लूइड्स की, उसको एक्टिवली कंट्रोल नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रादर जो है ये जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है उसको क्या करते हैं, अपना जो सराउंडिंग मीडियम होता है जिसमें ये रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। ओके, यानी कि ये चेंज कर सकते हैं। और जितने भी मराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं और कुछ फ्रेश वाटर के इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये स्ट्रिक्टली ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जितने भी मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो कुछ फ्रेश वाटर के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं।
चलिए अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। तो देखिए जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपनी बॉडी की जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी होती है, जो कि इनके सराउंडिंग सिस्टम से डिफरेंट होती है जिसमें कि ये रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको ये मेंटेन करते हैं। नाउ बहुत सारे एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट ये स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर लिमिटेड ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। मोस्टली वर्टिब्रेट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स का जो कॉम्पोजिशन होता है एक नैरो ऑस्मोटिक रेंज में ये उसको मेंटेन करते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो क्या है, जो हैग फिश होती है, मिक्साइंस होती हैं, हैग फिश होती हैं, स्पीशीज़ जो होती है मिक्साइन ये क्या होती है, मरीन साइक्लोस्टोम फिश होती है, एंड इलास्मोब्रैंक फिश होती है। इसमें शार्क्स एंड रेज आती हैं। ये ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं है, ये एक्सेप्शन है इसका। तो आपको एक्सेप्शन ज़रूर पढ़ने एग्ज़ाम के लिए, इतना आप याद रखिएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे होम्योस्टैसिस है, तो होम्योस्टैसिस भी देख लेते हैं। होम्योस्टैसिस में क्या होता है, जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों ही जो एक्ट होता है ये बॉडी की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो मेंटेनिंग फिनोमेना होता है टू जो एक कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है, उसके जो फ्लक्चुएशंस होते हैं आउटर एनवायरनमेंट को उसको मेंटेन करना होता है, ये क्या कहलाता है, ये होम्योस्टैसिस कहलाता है। यानी अपनी बॉडी को अपने बाहर के हैबिटेट के या एनवायरनमेंट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको देखते हुए मेंटेन कर लेना, अपनी बॉडी को सही सलामत रखना, वो क्या होता है, होम्योस्टैसिस होता है। और ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अब टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ओके ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसके एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नाउ अब इनका जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये देख लेते हैं। अब देखिए अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक में नाम सजेस्ट हो रहा है अमोनिया। ओके तो अब यहाँ पे इनका जो अमोनोटेलिक होते हैं इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो मेनली अमोनिया होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो ये रीडली वाटर में सॉल्युबल होता है और इसलिए ये जो मेम्ब्रेन के बैरियर्स होते हैं उनको ईजिली क्रॉस करता है। वाटर सॉल्युबल होता है और ये जो मेम्ब्रेन बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस कर देता है। नाउ ये जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये क्या करते हैं, ये अपनी होल बॉडी सरफेस से जो है अक्रॉस द अपनी होल बॉडी सरफेस, जबकि जैसे कि फिशेस हैं जैसे अमोनियम ऑयन को या तो फिर अक्रॉस द गिल एपिथेलियम करती हैं। ओके तो उनसे ये क्या करते हैं, उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, अमोनिया को निकाल देते हैं। एंड एग्जाम्पल इसका है एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट जैसे अमीबा, स्पॉन्ज, हाइड्रा, क्रेफिश, स्टारफिश, टैडपोल, लार्वा, फ्रॉग एंड बोनीफिश। तो यहाँ पे देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, ये देखिए याद रखिएगा जो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है एग्जाम में आ चुका है, ये क्या करता है, ये अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन करता है। ओके तो यहाँ पे आपको पता चल गया, एक तो पहली बात तो अमोनिया टॉक्सिक भी होती है और ये जो है इनकी बॉडी से, इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी से बहुत ही रीडली जो है ये डिफ्यूज़ हो जाती है। ओके नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक में क्या होगा, जो यूरियोटेलिक है तो ये मेनली यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। नाउ यूरिया जो है ये मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, उसको टॉलरेट की जा सकती है। बॉडी जो है एनिमल की वो यूरिया को मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी टॉलरेट कर सकती है। ओके क्योंकि ये जो है अमोनिया से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, अभी मैंने जस्ट बताया कि अमोनिया टॉक्सिक होती है, तो अमोनिया से ये लगभग 1 लाख टाइम्स जो है ये लेस टॉक्सिक होती है। ओके हाउएवर जो एंटायर अमाउंट है यूरिया का, ये जो भी प्रोड्यूस होता है ये एक्सक्रीट नहीं होता है, पूरा एक्सक्रीट नहीं होता है, लेकिन जो इसका कुछ पार्ट जो है वो किडनी में रहता है, रिटेन रहता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल क्या है यूरियोटेलिक का, कार्टिलेजिनस फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। अभी यहाँ पे देखिए मैंने बताया बोनी फिश जो होती हैं वो अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फिश हैं ये यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन करती हैं। नाउ नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक।
यूरिकोटैलिक पे क्या होगा, ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो यूरिक एसिड जो है ये ऑलमोस्ट ये जो प्रेसिपिटेट होती है उसके फॉर्म में ही पास आउट होती है। एंड सिंस क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ओके, जब इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगी। नाउ ये इसमें जो वाटर का लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड जो यूरिकोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो यूरिकोटेलिज्म होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लैंड वर्टिब्रेट्स लेइंग जो शेल्ड एग्स। ओके, तो जो शेल्ड एग्स को ले करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि ये यूरिक एसिड को ही एक्सक्रीट आउट करें। एंड अगर जो एम्ब्रियो है विद इन द शेल्ड एग और ये अमोनिया या तो फिर यूरिया अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये टॉक्सिक लेवल पर उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसीलिए ऐसा होता है कि ये जो है यूरिकोटेलिज्म ही शो करते हैं ना। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ये यूरिकोटेलिक एनिमल होने की वजह से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होती है वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती है और ये प्रेसिपिटेट होती है और ये शेल में रह सकती है। ओके, शेल के अंदर रहती है। नाउ अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो फिश या फिर एम्फीबियंस जो होते हैं जो कि शेललेस एग्स देते हैं, ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। अमोनिया या तो फिर जो यूरिया होती है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है इनके शेल से, क्योंकि शेल होता ही नहीं है, शेललेस होते हैं इनके एग्स। और या तो जो मैमल्स होते हैं वो यूरिया को कैरी करते हैं बाय द मैटरनल ब्लड एट प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। एंड एग्जाम्पल क्या है इनका यूरिकोटेलिक का, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड कॉकरोच। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के टाइप देख लेते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो अमोनिया, नाउ अमोनिया जो है ये फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का पहला मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया होता है। अमोनिया लिवर में प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अमोनिया कहाँ प्रोड्यूस होती है तो आप क्या बताएंगे, लिवर में प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। नाउ अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, वेरी टॉक्सिक है, और इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तो आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन में बताया है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे जो कि एक्वाटिक हैं, तो ये क्या करते हैं, लगभग ये जो है अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और फ्रॉम अमोनिया एंड CO2। ओके, नाउ और ये कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, और अगर हम लोग मोर प्रोटीन लेते हैं तो मोर यूरिया एक्सक्रीट आउट होगा। नॉर्मल ब्लड यूरिया का जो लेवल है वो 18 to 38 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड भी लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये सेमी सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। एक्सक्रीशन जो है यूरिक एसिड का वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो हेल्पफुल होता है, ये बॉडी वाटर को कंजर्व करता है। जो ब्लड ड्रॉपिंग होती है इनमें यूरिक एसिड होता है एंड फॉस्फेट रिच फीसेस होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है ज़ैंथाइन्स। तो ज़ैंथाइन्स जो हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये स्पाइडर्स एंड पेंगुइन्स में पाया जाता है। ग्वानिन्स ये मेटाबॉलिक वेस्ट है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का और ये स्पाइडर्स एंड पेंगुइन्स में पाया जाता है। नाउ ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड ये मरीन बोनी फिश में पाया जाता है। ऑर्निथ्यूरिक एसिड ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं बर्ड का। एंड हिप्यूरिक एसिड ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट है मैमल्स का और ये बेंजोइक एसिड से प्रोड्यूस होता है। नाउ अब यहाँ पे है क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन जो है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। और जो इनका क्रिएटिनिन का जो इंक्रीज लेवल अगर होता है तो इसका मतलब है किडनी डैमेज हो रही है। ओके, देखिए कितनी अच्छी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है 10th नंबर पे
एलेंटोइन। तो एलेंटोइन का एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। वैसे तो जितने भी बताए सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चन बना दे। नाउ ये जो यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तब बनता है, ओके, एलेंटोइन बनता है। और ये जो एलेंटोइस जो बर्ड में और मैमल में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन से ही ये सिक्रीट होता है। और ये देखिए यहाँ पे नेम भी एलेंटोइस है इसका, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नाउ अमीनो एसिड्स क्या हैं? सर्टेन जैसे कि एनिमल हैं, लाइक आपका यूनियो है एंड लिम्निया है एंड एस्टेरियस, ये अमीनो एसिड्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं और ये अमीनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। एंड इस प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के। तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है। तो यहाँ पे एनिमल के ग्रुप हैं एक साइड में और एक साइड में मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोवन से, जो कि बहुत ही आपके जो प्रोटोजोवंस होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें प्लाज्मा लेमा या फिर जनरल बॉडी सरफेस से होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो इनका है वो ये है, प्लाज्मा लेमा एंड जनरल बॉडी सरफेस। नाउ पॉरीफेरा एंड निडेरिया उससे एडवांस एनिमल में आ जाते हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल है, ठीक है, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा और एडवांस होते हैं, तो यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज आते हैं, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूइड एंड टेपवर्म है। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। नाउ एस्केलमेंथीज या राउंड वर्म्स में एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होता है ये एच शेप्ड रेनेट सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा चुका है, इसमें से लगभग सभी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नाउ एनालिड्स जो हैं वो निरीज, अर्थवर्म, लीच, ओके, ये एनालिड्स हैं और इनमें ये नेफ्रीडिया, इनमें मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑर्थ्रोपोड्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में आपका इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, लाइक आपका एग्जांपल प्रॉन है एंड स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स हैं, ओके। एंड इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है तो देखिए यहाँ पे मैल्पिगियन टेब्यूल्स है, एंटेनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं क्रस्टेशियन में, जो कि इसका एग्जाम्पल है प्रॉन, यानी प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड्स होगी या एंटेनरी ग्लैंड होगी। नाउ अगर हम स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन की बात करें तो कॉक्सल ग्लैंड होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है मोलस्क। मोलस्क का एग्जाम्पल यूनियो है, ओके, एंड पाइला भी है। तो इनमें केबर्स ऑर्गन होता है एंड ऑर्गन ऑफ बुजानस होता है, एग्जाम में ये आ चुका है। नाउ एकानोडर्मेट्स जो आपका एग्जाम्पल स्टारफिश है, इनमें एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेट्स या बेलेनोग्लॉसिस, इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। यूरोकॉर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में सोलेनोसाइट्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स में वन पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। मैं यहाँ पे 9, 10th और 11th आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसिस है, इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, याद रखिएगा प्रोबोसिस होता है इनमें। एंड यूरोकॉर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड्स है एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में सोलेनोसाइट्स है, ओके। तो यहाँ पे आज आपको देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपको फिर से मिल गई है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में है सब कुछ, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे इस कंटेंट में, ओके। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, डेली डेली आप लोग तैयारी करिए, ओके, और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।